फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजारा एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज है 21 मई। आज हम डिस्कस करेंगे 21 मई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य इस तथ्य पर जागरूकता बढ़ाना है कि संग्रहालय यानी म्यूजियम सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन व लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग व शांति के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। 1977 से यह साल ICOM अर्थात इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2020 की जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रही है वह रही है म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसन। म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसन। तो चलते हैं हम आज के पॉइंट्स की तरफ। कोविड-19 के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में स्वास्थ्य इंतजामों का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन चुने गए हैं। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नकताकी की जगह लेंगे। वे 22 मई को कार्यभार संभालेंगे। 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मंगलवार को भारत की ओर से दाखिल हर्षवर्धन के नाम का निर्विरोध चयन किया गया। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया ग्रुप ने 3 साल के लिए भारत को बोर्ड मेंबर्स में शामिल करने पर सहमति जताई थी। बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप में 1 साल के हिसाब से दिया जाता है। पिछले साल ये तय हुआ था कि अगले 1 साल के लिए यह पद भारत के पास रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल 34 सदस्य स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जानकार होते हैं, जिन्हें 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से 3 साल के लिए बोर्ड में चुना जाता है। फिर इन्हीं सदस्यों में से एक साल के लिए चेयरमैन बनता है। इस बोर्ड का नाम हेल्थ असेंबली में होने वाले फैसले व नीतियों को सभी देशों में ठीक तरह से लागू करना होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि भारत में अभी तक प्रति 1 लाख आबादी पर कोविड-19 से मौत के लगभग 0.2 मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया भर का आंकड़ा 4.1 मृत्यु प्रति लाख है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन अब WHO के अगले चेयरमैन होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक व प्रशासनिक नक्शा जारी किया है, जिसमें नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा को अपने देश का हिस्सा बताया है। नेपाल के भू प्रबंधन व सुधार मंत्रालय की ओर से पद्मा नरयाल ने नया नक्शा जारी किया है। नेपाल सरकार ने भारत से सीमा विवाद के बाद नया नक्शा जारी किया। तो नेपाल व भारत की सीमा विवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 में परिवर्तन कर जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को 2 भागों, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसका निर्माण किया, तो एक नए मैप की जरूरत महसूस हुई, जिसे बीते 2 नवंबर को भारत सरकार ने जारी किया, जिसमें 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया। नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हिस्से के रूप में व गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र को लद्दाख क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया। इस पर पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल ने भी आपत्ति जताई। नेपाल के साथ विवाद काला पानी को लेकर है। काला पानी क्षेत्र भारत व नेपाल की सीमा के पास स्थित लगभग 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत का दावा है कि काला पानी क्षेत्र हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का भाग है। वहीं नेपाल का दावा रहता है कि यह उसका पश्चिमी क्षेत्र है, वह उसके दार्चुला जिले का भाग है। दरअसल इस क्षेत्र में शारदा नदी की एक शाखा काला पानी नदी प्रवाहित होती है, अतः इसका नाम काला पानी पड़ा। नेपाल भारत सरकार पर यह भी आरोप लगाता है कि भारत सरकार ने सुगौली संधि का उल्लंघन किया है, जो 1816 में नेपाल सरकार व ब्रिटिश भारत के बीच हुआ था। इस संधि के आर्टिकल 5 में यह भी कहा गया था कि नेपाल काली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके पर अपना दावा नहीं करेगा। काला पानी नदी नेपाल में एक राजनीतिक मुद्दा भी है। वहां भारत विरोधी राजनीतिक पार्टियां इसे बहुत मजबूती से उठाती आई हैं।
ये विवाद अभी क्यों मजबूत हुआ? दरअसल पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उद्घाटन किया गया था और तब से इस रोड पर काठमांडू ने आपत्ति जताई थी। नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं प्रधानमंत्री की बात करें नेपाल के तो केपी शर्मा ओली जी हैं व यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जर्मनी की बुंडेसलीगा कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है। बुंडेसलीगा की बात करें तो यह जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। अब तक सर्वाधिक 29 बार बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा खिताब जीत चुकी हैं। तो कोविड-19 महामारी के दौरान या लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल प्रतियोगिता बन गई है बुंडेसलीगा, जो जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभियान लॉन्च किया है। नेशनल टेस्ट अभ्यास इसे लॉन्च क्यों किया है? तो इसे जेईई मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के मॉक टेस्ट के लिए विकसित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसीलिए छात्रों को टेस्ट लेने के तुरंत बाद परिणाम मिलेगा। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य उम्मीदवारों को घरों से उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट लेने में मदद करना है। यह वर्तमान में एंड्रॉयड और iOS संस्करणों में उपलब्ध है। जेईई मेंस परीक्षा की बात करें तो यह 18 से 13 जुलाई के बीच व नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी देश में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, गेट, नीट, जीपैट, यूजीसी, कैट, नेट शामिल हैं। ये सारी परीक्षाएं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। तो एनटीए भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सरकार ने गोविंद राजलू चिंतला को राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। नाबार्ड ने केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी की नियुक्ति को 5 साल के लिए डिप्टी एमडी के रूप में मंजूरी दी है। तो हाल ही में सरकार ने गोविंद राजलू चिंतला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी व इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारी अगली खबर है, भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से। यह पुरस्कार अलेक्जेंडर डेल रिम्पल एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी व व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाइड्रोग्राफी की बात करें तो यह एक प्रकार की एप्लाइड साइंस है जो महासागरों, तटीय क्षेत्रों, झीलों व नदियों की भौतिक विशेषताओं के माप व विवरण को प्रदान करता है। तो किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से तो भारत सरकार के वाइस एडमिरल विनय बदवार को। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है। इस योजना में एसर ने एडू थ्रिल के साथ भागीदारी की है। तो बैक टू स्कूल अभियान की बात करें तो यह मुख्य रूप से छात्रों व उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षण कभी बंद ना हो। एसर की बात करें तो एसर एक ताइवानी बहुराष्ट्रीय हार्डवेयर व इलेक्ट्रॉनिक निगम है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1976 को हुई थी व इसका हेडक्वार्टर न्यू ताइपे, ताइवान में है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट यानी आर बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। इसे विकसित क्यों किया है? तो ये कोविड-19 रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर अस्पताल के प्रबंधन कार्यों में सहायता करेगा। तो अस्पताल के प्रबंधन कार्य में सहायता करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र ने रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। बात करें दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र की, तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर सिकंदराबाद तेलंगाना में है और इसने अभी हाल ही में रेल बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित की है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए चीन 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसकी घोषणा WHO सभा में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने की थी। तो चाइना 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर विकासशील देशों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रदान करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वालकॉम इंडिया ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए देश के प्रयासों के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। तो 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किसने किया है? तो क्वालकॉम इंडिया ने। क्वालकॉम की बात करें तो यह एक पब्लिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कि कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्ड है और इसने हाल ही में 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है देश के प्रयासों के लिए कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रतिवर्ष 20 मई को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। विश्व मधुमक्खी दिवस स्लोवेनियाई एपीकल्चर के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटोन जानसा जी ने एपीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय कार्य किए थे और उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम की बात करें तो वर्ष 2019 की जो थीम रही थी हमारी वह थी सेव द बी, मतलब मधुमक्खियों को बचाओ। यह वर्ष 2019 की थीम थी और वर्ष 2020 की जो थीम रही है वो रही है बीच इंगेज्ड। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे वर्ष 2019 की थीम लिखी है और वर्ष 2020 की जो थीम है वो है बीच इंगेज्ड। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया, वह कब मनाया गया, वह इस वर्ष की उसकी थीम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।